हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो आई मस्ट से कि पहले आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ें और उसके बाद इसको समझेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डीएनए के स्ट्रक्चर की जो लिंक है, वीडियो लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम द डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। सो अगर तो हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो ये एक ऐसा अमल है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए अपने आप से डीएनए की और भी कॉपीज बनाता है। और ये प्रोसेस कब होता है? ये प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का होता है ड्यूरिंग इंटरफेज। जब सेल डिवीजन करता है तो डिवीजन से पहले वो प्रिपेयरिंग फेज में जाता है, तो उस प्रिपेयरिंग फेज को कहा जाता है इंटरफेज। इंटरफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल होता है। तो डबलिंग करने के लिए वो डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, जिससे वो अपनी बहुत सी और भी कॉपीज बनाता है या न्यू स्ट्रैंड्स बनाता है। तो सबसे पहले ये डीएनए है जिसे हम पेरेंटल डीएनए कहेंगे। अगर तो ये रेप्लिकेट करेगा तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, इस ट्विस्ट को ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि ये दो स्ट्रैंड्स होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये दो स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं कुछ यूं, ये सेपरेट्स होंगी जब स्ट्रैंड्स। तो ये स्ट्रैंड जो है, इसको देखते हुए इसके सामने एक न्यू स्ट्रैंड बनेगी और इसी तरह से इसी स्ट्रैंड के सामने एक न्यू स्ट्रैंड बनेगी, जिससे कि इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें ये पुरानी वाली स्ट्रैंड है और इसी को देखते हुए न्यू स्ट्रैंड बनी है। एज इट ऐसे ही हुआ है यहाँ पर भी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे डॉटर डीएनए कहेंगे। अच्छा, ये एक साइंटिस्ट थे जैसे कि वॉटसन क्रिक है, तो इनका जो मॉडल था, इन्होंने डीएनए का मॉडल भी सजेस्ट किया था, एज वेल एज इनकी एक प्रिडिक्शन भी थी। प्रिडिक्शन ये थी कि डीएनए जो होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, जिसको प्रूफ किया था मैथ्यू मैसेंसन और फ्रैंक स्टाल्ट ने। उसका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे इसके रेप्लिकेशन के बाद। पहले आइए जान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उसकी कुछ फेजेस होती हैं। तो सबसे पहला फेज है इनिशिएशन फेज, यानी कि ये स्टार्टिंग फेज है जिसके जिसके दौरान क्या होगा कि आपके डीएनए की रेप्लिकेशन से पहले कुछ So here are the certain enzymes which are required for the DNA replication. DNA replication के लिए कुछ enzymes required होते हैं। सबसे पहले हम enzymes को जान लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं initiation phase के ऊपर। gyrase enzyme या फिर इसको topoisomerase enzyme भी कहा जाता है। उसके बाद हमें दूसरा enzyme चाहिए, that is DNA helicase। उसके बाद हमारे पास DNA polymerase। वैसे तो DNA polymerase के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो रेप्लिकेशन में उससे कंसर्न कुछ एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज पढ़ेंगे, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 2 है और डीएनए पॉलीमरेज 3 है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज जो है वो हमें चाहिए होगा। तो ये हो गए कुछ सर्टेन से एंजाइम्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें जरूरी होंगे कुछ प्रोटीन्स। तो उनमें से मेन प्रोटीन जो है, जो रेप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल है, दैट इज दी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी भी से कहा जाता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हमारे लिए रेप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास चाहिए होगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो है वो क्या होता है, दरअसल में ये एक स्पेशल सीक्वेंस होती है। किसकी सीक्वेंस होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है। आरएनए प्राइमर कोई अलग से चीज नहीं होती है, एक्चुअली में ये न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं और उस न्यूक्लियोटाइड की कुछ स्पेशल सीक्वेंस होती है जो कि बार बार रिपीटेड होती है। तो उसी सीक्वेंस को कहा जाता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर बना किससे होता है? तो आरएनए प्राइमर बना होता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड से, जो कि कौन बनाता है? आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज क्या करता है? आरएनए प्राइमेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करता है और आरएनए प्राइमर बन जाता है, जो कि हमारे रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जो चीजें हमें चाहिए होंगी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसको समझने के बाद हम आ गए हैं इनिशिएशन फेज के ऊपर। तो इनिशिएशन फेज में क्या होता है? इनिशिएशन फेज में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल बनता है, दिस इज रेप्लिकेशन बबल। सो फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल एंड द सेकंड वन इज अ रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन होती है और दूसरा क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल बनता है। रेप्लिकेशन फॉर्क एक वाई शिफ्ट रीजन है जिसके दरमियान बनता है रेप्लिकेशन बबल। सो रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो देखेंगे।
तो क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिक्स है और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। तो इनके अंदर ट्विस्ट या टर्न्स होते हैं। इन टर्न्स को ओपन कौन करवाता है? सो इन टर्न्स को ओपन करवाता है डीएनए जाइरेस एंजाइम। डीएनए जाइरेस क्या करता है, इन ट्विस्ट को ओपन करवाता है। और जब ट्विस्ट ओपन होते हैं तो साथ ही साथ डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट भी होना होता है। तो डीएनए की दो स्ट्रैंड सेपरेट कैसे होती हैं? क्योंकि ये स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है? डीएनए हेलिकेस। तो डीएनए हेलिकेस क्या करता है, इन बॉन्ड्स को बीच में से ब्रेक करता है और ये ट्विस्ट ओपन हो जाते हैं। जब ये ट्विस्ट ओपन हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल, और इसकी जो एंड्स होती हैं रेप्लिकेशन बबल की, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का बबल बना है, इसमें ये वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट सर्व करेगा और ये वाला स्ट्रैंड भी एक टेम्पलेट सर्व करेगा, जहां पर देखते हुए एक न्यू स्ट्रैंड डीएनए की फॉर्म होगी। तो ये है हमारा इनिशिएशन फेज, जिसमें हमारे पास जो है वो रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर जब रेप्लिकेशन बबल बन जाता है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ सकती हैं, आपस में वापस बाइंड हो सकती हैं। लेकिन इनको जैसे कि जुड़ने से रोकना है, तो इसको जोड़ने से रोकने का काम कौन करता है? तो इसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन रेप्लिकेशन फोर्क के एक इस साइड पे और दूसरे इस साइड पे जाकर बाइंड हो जाता है, जिससे ये होता है कि इनकी जो ये स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड्स आपस में नहीं जुड़ेंगी और ये ओपन रहेगा या रेप्लिकेशन बबल बना रहेगा जब तक हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होगा या नेक्स्ट जो फेज होगा, दैट इज नोन एज द एक्सटेंशन और द पॉलीमराइजेशन फेज। इससे पहले ये एंजाइम्स और प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सो एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज में क्या होता है, हमारी न्यू स्ट्रैंड बनेगी। किसकी न्यू स्ट्रैंड बनेगी? डीएनए की न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर भी हमें सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। सो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? तो जैसे कि मैंने आपको कहा, डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के मैंने बताए थे, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो किस तरह से हेल्प करता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो एक तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि रेप्लिकेशन करवाएगा। दूसरी चीज हमें यहाँ पर क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया था कि ये क्या होता है। सो आरएनए प्राइमर चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? आरएनए तो आरएनए प्राइमर चाहिए और हमें डीएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए। अब देखें क्या होता है कि रेप्लिकेशन बबल को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो रेप्लिकेशन बबल की एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। तो ये स्ट्रैंड अगर जा रही है 5, मतलब यहां से, अगर तो ये स्ट्रैंड जा रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 5, तो इसकी जो दूसरी एंड होगी वो 3 एंड होगी। ठीक है, अब ये 5-3 क्या होता है? तो अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बात, ये 5 to 3, 3 to 5 क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर क्या है? दूसरी स्ट्रैंड है, तो दूसरी स्ट्रैंड अगर ये 5 स्ट्रैंड होगी तो दूसरी इसकी अपोजिट में होगी, वो कौन सी स्ट्रैंड होगी? वो 3 स्ट्रैंड होगी और इसका एंड क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है और डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये दोनों वर्क करते हैं, लेकिन इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। डिमांड्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम करें ये देखें कि जो आरएनए प्राइमर है ये हमेशा 3 एंड पे अटैच होता है। कौन सी एंड पे? 3 एंड पे अटैच होगा। किसके? जो स्टार्टिंग में जो पहले ही ऑलरेडी बनी हुई न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है, यानी जिसे हमने टेम्पलेट कहा हुआ है, उसकी 3 एंड पे अटैच होना है आरएनए प्राइमर को। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या करना है? डीएनए पॉलीमरेज को जो टेम्पलेट है उसके जो सामने जो स्ट्रैंड बनानी है, वो स्ट्रैंड इसने हमेशा 5 to 3 बनानी होती है। ये क्या करता है? ये हमेशा 5 to 3 स्ट्रैंड जो है वो बनाना प्रेफर करता है, या 3 स्ट्रैंड ही बनाता है, ये इसकी डिमांड है, समझे। तो अब ये जो है 5 to 3 स्ट्रैंड बनाएगा, जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 to 3 स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, तो अब लाजमी है ये कहाँ से बनाएगा? जैसे कि ये अगर 3 एंड है तो इसकी अपोजिट वाली 5 स्ट्रैंड एंड होनी चाहिए, तो यहीं से ये शुरुआत करेगा। लेकिन इसको बताएगा कौन कि ये एंड जो है वो 3, लेकिन इसको ये बताएगा कौन
कि मैंने जो है वो 5 to 3 स्ट्रैंड बनानी है, तो ये यहाँ से मैं 5 स्ट्रैंड स्टार्ट करूं, तो ये होता है आरएनए प्राइमर का काम, क्योंकि आरएनए प्राइमर हमेशा जो है वो कौन से एंड पे अटैच होता है, 3 एंड पे। जब ये 3 एंड पे अटैच हो जाएगा प्राइमर, तो क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब सवाल आता है न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे कहाँ से, या ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो भी कहाँ रहा है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है बेशक। सो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस में। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं, और न्यूक्लियस से के अंदर फिर न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर ये थायमीन है, ये थायमीन है, तो थायमीन के सामने कौन सा बेस पेयर अटैच होगा, एडेनिन अटैच होगा। एडेनिन अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए साइटोसिन है, तो साइटोसिन के सामने गवानीन, इस तरह से गवानीन है तो साइटोसिन, एडेनिन है थायमीन, इसी तरह से गवानीन है तो साइटोसिन, और साइटोसिन है तो गवानीन, एडेनिन, और इस तरह से ये मतलब के स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली बनती जाएगी टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। दिस इज अ रेप्लिकेशन फोर्क, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, वाई शेप स्ट्रक्चर है। तो ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, 5 to 3 स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा, और ये कंटिन्यूअसली बनाता जाएगा। जब कंटिन्यूअसली ये स्ट्रैंड बनती जाएगी, तो इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली बन रही है, जहां से शुरू हुई वहां से शुरुआत होते हुए इसकी रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ बनेगी, टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क, और ये कंटिन्यूअसली बनती रहेगी। अगर हम बात करें, यहाँ पर आ जाए इसकी दूसरी स्ट्रैंड, तो लाजमी ये भी टेम्पलेट है, इसके ऊपर भी नई स्ट्रैंड बनेगी। तो अब यहाँ पर ये 5 एंड है इसका, ठीक है, और इसका 3 एंड जो है यहाँ पर है। तो जैसे कि हमने पहले की बात कर ली कि आरएनए प्राइम की भी अपनी डिमांड है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 की भी अपनी डिमांड है। तो क्या होगा कि जो आरएनए प्राइमर है वो क्या करेगा, वो किसी 3 एंड के न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। सपोज तो ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया है। जब ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये कहाँ, यहाँ पर कौन सी एंड होगी इसकी, ये 5 है, तो इस न्यूक्लियोटाइड की ये एंड होगी 3। तो यहाँ पर ये 3 एंड होगी न्यूक्लियोटाइड की, जहां पर ये अटैच हो जाएगा। जब ये यहाँ पर प्राइमर अटैच हो जाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, यहीं से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसने भी हमेशा 5 to 3 स्ट्रैंड बनानी होती है। तो ये यहाँ पर ऐड करना शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड। जो थायमीन है तो एडेनिन अटैच होगा, अगर तो साइटोसिन है तो गवानीन, इसी तरह से गवानीन है साइटोसिन, और एडेनिन है तो थायमीन अटैच होगा। इस तरह से ये एक फ्रेगमेंट में एक स्ट्रैंड बन जाएगी। जब ये स्ट्रैंड बन जाएगी, तो अब ये प्राइमर, आरएनए प्राइमर यहाँ से लगाएगा जंप, और ये जंप लगाकर कहाँ मूव करेगा, एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंसेस को छोड़ते हुए ये जंप लगाएगा, कोई लगाते हुए मूव करेगा रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ, और वहां से ये न्यू स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या करता है, ये यहाँ से जंप लगाएगा और जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जब यहाँ पर 3 एंड पे अटैच होगा, तो अगेन डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट कर देगा। तो एडेनिन के सामने थायमीन रखेगा, थायमीन के सामने एडेनिन अटैच करेगा, गवानीन के सामने साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने गवानीन अटैच करेगा। इससे पहले आपने देखा कि जो 5 to 3 स्ट्रैंड बन रही थी वो कंटिन्यूअसली बन रही थी, जिसे हमने लीडिंग स्ट्रैंड कहा था। लेकिन जो दूसरी टेम्पलेट है जिसकी एंड 5 से 3 थी, और वो 5 से 3 वाली एंड जो बन रही है वो क्या बन रही है, वो डिसकंटिन्यूअसली बन रही है, यानी वो फ्रेगमेंट्स में बन रही है, कंटिन्यूअसली नहीं बन रही है। तो इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये लैगिंग स्ट्रैंड याद रखिएगा हमेशा रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे बनती है। अवे मतलब किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ मूव कर रही है, अगर एरो यहाँ पर शो कर रही है, तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ नहीं बल्कि रेप्लिकेशन फोर्क से अवे मूव करती जाएगी, और ये रेप्लिकेशन फोर्क से अवे इसकी टेम्पलेट जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो इस रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जाएगी। तो ये होता है लेगिंग स्ट्रैंड। अब इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स जो बने हैं ये बाद में टर्मिनेशन फेज में आपस में जुड़ जाएंगे और एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगी। लेकिन यहाँ तक याद रखना आपने, एक स्ट्रैंड आपकी अगर लीडिंग स्ट्रैंड होगी तो उसकी ऑपोजिट वाली जो होगी वो लेगिंग स्ट्रैंड होगी। अपोजिट वाली भी कौन सी, वो वाली जिसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 एंड जा रही होगी, उसकी वो स्ट्रैंड लेगिंग बनेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन फेज या पॉलीमराइजेशन फेज, जिसमें आपके जो है वो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगी।
अच्छा, ये देखें आप यहाँ पर इसमें सिंस डीएनए इज एंटी पैरेलल, जैसे कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है तो इसमें रेप्लिकेशन जो होगी वो कंटिन्यूअसली और डिसकंटिन्यूअसली दोनों होगी, क्योंकि जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे की एंटी पैरेलल है। उसका रीजन क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले बता दिया एक्सटेंशन फेज में। सो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, ये देखें, ये अनजिप हो रही है और रेप्लिकेशन बबल बन गया है। रेप्लिकेशन बबल में इसे क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, उसके बाद आप देखें तो ये 3 to 5 स्ट्रैंड है, तो ये 3 to 5 स्ट्रैंड है, तो ये आपकी दूसरी जो इसकी टेम्पलेट होगी वो होगी 5 to 3। लेकिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जहां पर 3 एंड है वहां पर प्राइमर अटैच होगा। जब यहाँ पर प्राइमर अटैच होगा तो यहीं से डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट कर देगा और ये कंटिन्यूअसली 5 to 3 स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड जो बनेगी वो 5 to 3 बनेगी और वो स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली टूवर्ड दी रेप्लिकेशन फोर्क बनना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? अच्छा, अब जो हमारे पास दूसरी स्ट्रैंड बनेगी वो लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 एंड है, तो यहाँ से तो आपकी जो स्ट्रैंड बनेगी नहीं, इसलिए ये हमेशा 3 स्ट्रैंड से बनेगी और ये हमेशा फ्रेगमेंट से बनेगी। तो यहाँ पर पहले 3 अगर एंड पे अटैच होगा आपका न्यूक्लियोटाइड, 3 एंड पे अगर आपका प्राइमर अटैच होगा तो यहाँ से ये स्ट्रैंड बनेगी कुछ इस तरह से और ये फ्रेगमेंट्स में बनेगी। दैट्स वाई इसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड और ये रेप्लिकेशन फोर्क से अवे बन रही है, टूवर्ड्स नहीं। और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लास्ट स्टेज जो हमारे पास है दैट इज द टर्मिनेशन फेज। तो टर्मिनेशन फेज में अगेन हमें कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज, ये ए नहीं होगा यहाँ पर। सो डीएनए लाइगेज है और डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये दो एंजाइम्स जो है वो हमारे रिक्वायर्ड होंगे टर्मिनेशन के लिए। तो क्या हुआ कि इस स्टैंड को अभी मैंने बिल्कुल सिंपल सा सादा सा लिखा हुआ है, कोई चीजें नहीं लगाई हुई है मैंने यहाँ पर। तो ये देखें स्टार्टिंग में हमारे पास जो 5 स्टैंड है और ये 3 स्टैंड है, इसके सामने बनी स्ट्रैंड जो बनी है इसको मैंने ब्लैक से मेंशन किया हुआ है और ये एवो टूवर्ड दी रेप्लिकेशन फोर्क जा रही है। आई होप आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसमें लैगिंग स्ट्रैंड कौन सी है और लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी है। तो अब टर्मिनेशन फेज में क्या होना है, टर्मिनेशन फेज में डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आना है और क्या करना है, यहाँ पर जो अटैच है, यू नो वेरी वेल, अब इसको क्या कहेंगे, ये आरएनए प्राइमर है, तो इस आरएनए प्राइमर को यहाँ से हटाने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। यहाँ से ये जब इसको हटा देगा तो ये आपकी जो रेप्लिकेशन स्ट्रैंड है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, बस अब टर्मिनेशन होनी होती है। तो ये इन्होंने हटना होता है यहाँ से। अच्छा, उसी के साथ साथ इसी यहाँ पर भी टेम्पलेट में जो हमने आरएनए प्राइमर्स अटैच किए थे अब वो भी हटाएगा, कौन हटाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो जब इनको हटाएगा और इनको हटाएगा यहाँ से, जब ये हट जाएंगी तो अब यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया है, यहाँ पर स्पेसेस हैं, अब ये फ्रेगमेंट्स हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो मैंने कहा था इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए भी एंजाइम रिक्वायर होगा, तो वो एंजाइम होगा डीएनए लाइगेज, जो क्या करेगा, इन फ्रेगमेंट्स को, जो ये न्यूक्लियोटाइड के फ्रेगमेंट्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड इनको आपस में जोड़ के, इनको आपस में कंप्लीट करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़कर, और ये एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगी, न्यू स्ट्रैंड इस तरह की। तो हमारे पास जो एक डीएनए था पेरेंटल, इसकी एक स्ट्रैंड, दूसरी ये स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड बनी। जो पहली स्ट्रैंड थी वो ये थी 5 और ये थी 3N। तो अब हमारे पास जो न्यू स्ट्रैंड बनी होगी वो क्या होगी, 3 to 5 होगी। एज इट यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा कि अगर तो हमारे पास एक स्ट्रैंड 5 की थी, ठीक है, और दूसरी 3 की थी, बल्कि यहाँ पर ये स्ट्रैंड, अच्छा दूसरी स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पर कौन सी थी, 3 थी, तो इसका दूसरा एंड 5 था। तो हमारे पास अब जो न्यू स्ट्रैंड बनी है वो कौन सी होगी, वो होगी इसकी एंटी पैरेलल, इट मींस 5 to 3। हमारे पास एक डीएनए से दो डीएनए बन गए हैं, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये हमारा पास क्या है, ये हमारे पास डॉटर डीएनए और दिस इज आल्सो अ डॉटर डीएनए, ऑल्सो डॉटर डीएनए। कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसका दूसरा काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का दूसरा काम है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मकसद क्या है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे थे, तो मिस्टेकनली कभी कभी जो है यहाँ पर गलत न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि एडेनिन की जगह पे यहाँ पर गवानीन, साइटोसिन
वगैरह अटैच हो सकता था। अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसकी प्रूफ रीडिंग करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 और उसको हटा के वो इसकी जगह पे जो एप्रोप्राइट न्यूक्लियोटाइड अटैच होना चाहिए वो अटैच करता है। तो दूसरा काम डीएनए पॉलीमरेज 3 का प्रूफ रीडिंग भी है। लास्ट वन हमारे पास जो है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो रेप्लिकेशन तो नहीं, बल्कि हम यूं कहेंगे कि जब भी हमारे डीएनए के अंदर लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी जो है वो व्हाट वी कैन से डैमेज आ जाता है तो उस डैमेज को रिपेयर करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए न्यूक्लियस एंजाइम है जो कि भी डैमेज करने का काज बनता है। तो उसकी वजह से अगर डैमेज काज हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।